टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इस वन शॉट वीडियो में हम चैप्टर 2 लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर 1 टीचिंग से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वन शॉट वीडियो पहले से ही इस चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो वहाँ पे जाएं और टीचिंग से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वन शॉट वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जून 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ़ इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सम वीक एज वेल एज सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड, then which of the following practices is considered a better way for imparting education to each of the students? बेसिकली प्रश्न के माध्यम से आपसे यह पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आपके पास स्टूडेंट्स का ग्रुप है। उस ग्रुप में कुछ वीक स्टूडेंट्स हैं तो कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी हैं। आपको उन सभी को पढ़ाना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन जो है पढ़ाने के 4 तरीके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको यहाँ चारों में से कोई 2 ऑप्शन को चुनना है जो पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका होगा, या फिर डी में नन ऑफ चॉइसेस के साथ जाना है। तो चलिए हम देखते हैं एक-एक करके सभी ऑप्शंस को। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, कीपिंग द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग हाई so that weak students also work hard to attain the level of intelligent students। अब इसका ये मतलब है कि टीचर जो है वो टीचिंग का लेवल काफ़ी हाई रखेगा ताकि जो वीक स्टूडेंट्स है वो कड़ी मेहनत करके हार्ड वर्क करके इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लेवल तक खुद से पहुँचे। अब जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि एक टीचर का दृष्टि अपने सभी स्टूडेंट्स के प्रति एक होता है, लेकिन यहाँ पर टीचिंग का लेवल हाई रखने से सारा कुछ समझ में सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही आएगा, वीक स्टूडेंट्स को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर टीचर का दृष्टि अलग अलग हो जा रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए, और इस कारण से हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ नहीं चलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है, कीपिंग द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एट अ लो लेवल सो दैट each students of the class may understand the subject matter being explained by the teacher। अब यहाँ पर टीचिंग का लेवल जो है वो लो रखने की बात कही जा रही है। अगर टीचिंग का लेवल लो रखा जाता है तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, उसके बाद एडवांस कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है, वो सिर्फ एडवांस के लिए आते हैं, और वीक स्टूडेंट के लिए तो ठीक है। तो जब तक वीक स्टूडेंट के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास चलेगा उस टाइम तक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है वो बोरिंग फील करेंगे, और वहाँ से जो दृष्टि होगा टीचर के प्रति इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के मन में वो बदल जाएगा। तो इस कारण के साथ हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ भी नहीं चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, कीपिंग द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एट अ मीडियम लेवल सो दैट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मे मेंटेन देयर इंटरेस्ट इन अटेंडिंग द क्लासेस। अब यहाँ पर टीचिंग का लेवल मीडियम रखने की बात कही जा रही है, जिससे आपका वीक स्टूडेंट्स तो समझेंगे, साथ में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका भी मन लगा रहेगा, उनका मन वहाँ से उखड़ेगा नहीं। तो हाँ, हम इसके साथ चल सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल हमें चाहिए, क्योंकि मीडियम में तो ठीक है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बने रहेंगे, लेकिन वीक स्टूडेंट का अभी भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, अरेंजिंग एडिशनल क्लासेस फॉर द वीक स्टूडेंट्स। तो हाँ, वीक स्टूडेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एडिशनल क्लासेस का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इस कारण से हम 3 और 4 के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बेस्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो हम इसी के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिसंबर 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज। जब भी कोई कुछ सीखता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है पर्सनल एडजस्टमेंट के लिए, ऑप्शन बी बोल रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के लिए, बिहेवियर में सुधार के लिए, ऑप्शन सी बोल रहा है सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए, ऑप्शन डी बोल रहा है प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए। तो हाँ ठीक है, ये सभी हमारे पास होते हैं। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारा पर्सनल एडजस्टमेंट भी होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी होता है, बिहेवियर में भी सुधार होता है, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होता है, और नौकरी के लिए तो हम कुछ सीखते ही हैं। जब भी कुछ सीखते हैं तो उससे उसका उद्देश्य होता है कि हम इससे नौकरी लें। तो ये सब ठीक है, लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हमारा मेन पर्पस होता है। इसमें हमारा नॉलेज आ जाता है, इसमें हमारा स्किल आ जाता है, वैल्यूज़ आ जाता है, सारा कुछ इसी में आता है। तो इस कारण से ऑप्शन बी जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये हमारा मेन पर्पस होता है लर्निंग का, और हम इसी के साथ चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 दिसंबर 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन के लिए उस स्टूडेंट को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कहता है इनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली। मतलब कि स्टूडेंट को आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ढूंढो, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो वह एक रेडीमेड आंसर होगा, तो ठीक है वो चलेगा, लेकिन अगर आप इसे खुद से ढूंढो तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए आप उसे प्रोत्साहित करें, इनकरेज करें। तो हम इसके साथ जा सकते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास। मतलब कि आप उसे बोल रहे हैं कि आप क्लास के बाहर मुझसे मिलो। अगर स्टूडेंट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है, आप उसे क्लास के बाहर बुला सकते हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर अगर पूछता है तो आप उसे क्लास के बाहर नहीं बुला सकते हैं। आप उसे क्लास में आंसर दे सकते हैं या फिर आप इसके साथ जा सकते हैं ऑप्शन ए के साथ। तो बी के साथ हम नहीं चलेंगे। ऑप्शन सी बोल रहा है इनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग। अब ठीक है, इंक्रीज़ किया जा सकता है कि आप बार-बार क्वेश्चन करो, लेकिन उससे क्या होगा कि क्लास डिस्टर्ब होगा। आई होप कि आप उसे बोल सकते हैं, आप उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप इसका आंसर खुद से ढूँढो, ये आपके लिए बेटर होगा। तो इसके साथ भी हम नहीं भी चल सकते हैं। ऑप्शन डी है एडवाइज्ड नॉट टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग द लेक्चर। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप उसे लेक्चर के दौरान आप डिस्टर्ब करो, तो हम इसके साथ भी नहीं चलेंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए बच जाता है, जो कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिसंबर 2010 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन है सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास एग्जिबिट ग्रेट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, इट मे बी बिकॉज सच चिल्ड्रेन। क्वेश्चन बेसिकली आप पूछ रहा है कि क्लासरूम के अंदर में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीखने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि वे सारे बच्चे, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आर गिफ्टेड, वे सारे बच्चे गिफ्टेड होते हैं। ऑप्शन बी कम फ्रॉम रिच फैमिलीज, अमीर फैमिलीज से आते हैं। ऑप्शन सी सो आर्टिफिशियल बिहेवियर, मतलब कि वो एक्चुअली में इच्छुक नहीं होते हैं कुछ भी सीखने के लिए, वो बस दिखावा करते हैं कि हम इच्छुक हैं। ऑप्शन डी क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम, मतलब ये क्लासरूम के अंदर में अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चे पूछ रहे हैं, इच्छुक दिखा अपने आप को इच्छुक दिखा रहे हैं, वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो सच में इच्छुक हों कुछ भी सीखने के लिए, तो इस कारण से हम इसके साथ नहीं चलेंगे। आर्टिफिशियल बिहेवियर मतलब कि वो दिखावा कर रहे हैं कि हम इच्छुक हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। वो हो सकता है कि वास्तविक में वो इच्छुक हैं कुछ सीखने के लिए, तो इस कारण से हम इसके साथ नहीं चल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा रिच फैमिली से आए और वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि तेज़ हो, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। आप अक्सर इतिहास में देखे होंगे कि ऐसे-ऐसे बच्चे ने बड़े-बड़े काम किए जो कि रिच फैमिली से नहीं आते हैं। तो इस कारण से हम ऑप्शन बी के साथ भी नहीं चलेंगे। अब बच्चे गिफ्टेड होते हैं, तो हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गिफ्टेड होते हैं, जो कि जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और इस कारण से वो काफ़ी इच्छुक होते हैं कुछ भी सीखने के लिए। तो इस कारण से हम इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए के साथ चलेंगे और ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिसंबर 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन है फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव। क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि एक लर्नर को कुशल तरीके से और लंबे समय तक कुछ सीखते रहना है, तो इसके लिए लर्नर के पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए बोल रहा है एबिलिटी टू लर्न ओनली, मतलब कि लर्नर के पास सीखने का योग्यता होना ही केवल काफ़ी है। ऑप्शन बी रिक्विजिट लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, मतलब जिस लेवल तक का वह सीखना चाहता है उस लेवल तक का मोटिवेशन, प्रेरणा उसके पास, वह प्रेरित हो, उसके पास प्रेरणा होना ही काफ़ी है। ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न ओनली, उसे सीखने का अवसर मिलना चाहिए, सिर्फ अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन डी डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, देखिए यहाँ पर इसे देखने का आवश्यकता है हम लोग को। डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, मतलब कि जिस लेवल का हमें सीखना है उस लेवल का हमारे पास योग्यता होना चाहिए और उस लेवल का सीखने के लिए हम प्रेरित हो, हमारे पास प्रेरणा हो, हम उसे सीखने के लिए
हमारे मन में हो कि हम उसे सीखेंगे, ऐसा प्रेरणा हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल लगा हुआ है, केवल योग्यता होने से नहीं हो जाएगा, केवल उसके लिए हमारे मन में प्रेरणा होने से नहीं हो जाएगा, हमें केवल अवसर मिलने से नहीं हो जाएगा, हमें सभी चाहिए। तो इसलिए हम डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन के साथ चलेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए ऑप्शन डी बेस्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जून 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है विच वन इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन है जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग है। तो रॉबर्ट एम गैगने थे जिन्होंने प्रपोज किया था 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग हायरार्की, मतलब 8 लेवल लर्निंग के प्रपोज किया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो उस 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग हायरार्की के अकॉर्डिंग जो सबसे निचला ऑर्डर में था वो था स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, तो ये सबसे नीचे आ गया। इसके बाद था चेन लर्निंग और इसके बाद था प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। एक्चुअली में यहाँ पर आके इंड होता था, लेकिन इसके बाद जो आएगा लर्निंग का वो होगा कंडीशंस रिफ्लेक्स लर्निंग, और इसी कारण से हम इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। नंबर 7 दिसंबर 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो लर्निंग के मतलब को सबसे अच्छे तरीके से समझा सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं, और बिल्कुल वहाँ जो आंसर था वही आंसर यहाँ भी होगा। वहाँ पे आंसर था मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर और यहाँ पर भी आंसर होगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं जैसे कि एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, पर्सनल एडजस्टमेंट एंड इनकल्केशन ऑफ नॉलेज, ये सारे मिलकर ही हमारा बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। तो या तो हम मान सकते हैं कि ये तीनों इसके अंदर में है, या फिर हम मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को प्राइमरी मान सकते हैं और बाकी सबको सेकेंडरी। तो इस कारण से हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 जून 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि डिसलेक्सिया इन चारों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ एसोसिएटेड है। डिसलेक्सिया एक विकार है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस में से हम एक एक कर सभी को देखेंगे। तो ऑप्शन ए कह रहा है मेंटल डिसऑर्डर। अब मेंटल डिसऑर्डर में ये होता है कि कोई भी व्यक्ति का जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करता है। ऑप्शन बी कह रहा है बिहेवियरल डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है उसका बिहेवियर सामान्य नहीं है, वो सामान्य आचरण नहीं कर पाता। ऑप्शन सी है रीडिंग डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो उसको रीड करने में, पढ़ने में, अक्षरों को पढ़ने में, वाक्यों को पढ़ने में दिक्कत आती है। ऑप्शन डी है राइटिंग डिसऑर्डर। अब इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज़ को लिखने में असक्षम है, मतलब किसी भी चीज़ को लिख नहीं पाता हो सही ढंग से। जब लिखता हो तो उसे वर्ड में कौन सा लेटर कहाँ है इसमें उसे लगाना दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम राइटिंग डिसऑर्डर कहेंगे। अब हमारा डिसलेक्सिया जो है वो ऐसे विकार, ऐसे बीमारी के बारे में बताता है जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो पढ़ने में असक्षम है, वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाता हो। तो यहाँ पर जो है हमारा रीडिंग डिसऑर्डर वो डिसलेक्सिया के साथ जाने के लिए तैयार है। तो हाँ, ऑप्शन सी होगा हमारा इसका आंसर। 8 के लिए ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जुलाई 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी कंसिडर्ड हेल्पफुल इन डिजाइनिंग effective teaching learning systems. Select the correct alternative from the codes given below. अब क्वेश्चन बेसिकली यह पूछना चाह रहा है कि मान लीजिए कि आपको एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा टीचिंग लर्निंग सिस्टम बनाना है जिसमें से आपका जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम हो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। तो इसके लिए आप लर्नर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को अपने ग्रुप में रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर टोटल 6 ऑप्शंस है जो कि लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको इन 6 में से अकॉर्डिंग टू कोर्स किसी 4 को चुनना है। तो हम 4 को चुनेंगे इन 6 में से जो कि हमारे टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफ़ेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो हम एक एक कर 6 को देखेंगे कौन जो है वो हमारे टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर हम सभी लर्नर के सभी कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो पहला बोल रहा है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट।
अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप ग्रुप को क्रिएट कर रहे हैं, सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट को जो है वो पिछला एक्सपीरियंस क्या रहा हो, वो पिछले इस सब्जेक्ट में कितना पढ़ा है, क्या नॉलेज रखता हो, यही हमारा कहता है प्रायर एक्सपीरियंस। टू कह रहा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आप टीचिंग लर्निंग सिस्टम बना रहे हैं उसमें आपका जो लर्नर है उसका फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कितना कैसा है। तो क्या ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो क्या मायने रखता है हमारा टीचिंग लर्निंग सिस्टम के लिए। हम टीचिंग लर्निंग सिस्टम जो इफेक्टिव बना रहे हैं उसमें जो आपका लर्नर है, लर्नर का फैमिली और फ्रेंड के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो मायने रखता है। तो आई थिंक ये मायने नहीं रखता हो टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाने में। तो हम इसके साथ आई थिंक ना ही चलें तो अच्छा है। ऑप्शन अगला ऑप्शन जो हमारा है हम उसे देखेंगे। तो ऑप्शन 3 कह रहा है एबिलिटी ऑफ लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये कह रहा है कि आप जो ग्रुप बना रहे हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं, उस ग्रुप में जो सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे उस सब्जेक्ट में आपके लर्नर का जो है वो कितना आपका लर्नर उस सब्जेक्ट में कैपेबल है। तो हाँ, आई थिंक ये होना चाहिए, इसके साथ हम चल सकते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड। अब आपका जो सिस्टम बन रहा है इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम, उसमें क्या स्टूडेंट का जो लैंग्वेज बैकग्राउंड है वो मायने रखता है। आई थिंक कि स्लाइटली मायने रखना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज है सिस्टम का वो अलग होता है, हमारा जनरल लैंग्वेज अलग होता है। तो ये आई थिंक थोड़ा मायने रखना चाहिए। ऑप्शन 5 कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड। अब यहाँ ड्रेस कोड के बारे में बात कर रहा है, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर ड्रेस कोड में हो तो वो अच्छा पढ़ता हो और कोई ड्रेस कोड में ना हो तो वो अच्छा नहीं पढ़ता हो, अच्छा ज्ञान ना रखता हो। तो आई थिंक कि बिल्कुल नहीं, ड्रेस कोड हमारा डिसिप्लिन के लिए मैटर करता है, ना कि नॉलेज के लिए। तो हम आई थिंक कि 5 के साथ नहीं चलेंगे। तो हमारा जो अगला ऑप्शन है उसे हम देखते हैं मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर है ये आई थिंक बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल ओरिएंटेशन मतलब कि ये जो हमारा है स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके साथ हम चल सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने 6 ऑप्शंस को देख लिया है। हम लोगों ने ये देख लिया है कि लर्नर का कौन-कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमारे टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन 6 में से किसी 4 को इन 6 में से किसी 4 को चुनना है, जहाँ पर 6 हमारा बिल्कुल जाएगा मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट। इसके साथ हम बिल्कुल चलेंगे ही चलेंगे। अगला जो हमारा है 6 के साथ तो हम चलेंगे, बट अगला जो हमारा है 5 वो ड्रेस कोड के बारे में कह रहा है, तो आई थिंक हम इसके साथ नहीं चलेंगे। 4 कह रहा है लैंग्वेज बैकग्राउंड। तो आई थिंक कि भारत में हम देखते हैं कि हायर लेवल पे जो भी काम होता है वो इंग्लिश में होता है, लेकिन हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं। तो 4 के साथ हम चल सकते हैं। पहला तो हमारा होगा ही, और तीसरा भी होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा, इसमें दिख रहा है कि फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है और 6 है। तो इसके साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अगस्त 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम टू इंश्योर पॉजिटिव रिजल्ट्स। यहाँ पर आपके पास टीचिंग एड्स हम पढ़ाने के भिन्न भिन्न प्रकार के सामग्री को कहते हैं, एंड इवैल्यूएशन सिस्टम जांचने की प्रणाली है। आपके पास 2 चीज़ है, टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन सिस्टम। और क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि लर्नर जो है, जो सीखने वाला है, उसके पास ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक का होना आवश्यक है जिसके होने से ये जो टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन सिस्टम्स है वो काफ़ी प्रभावी रूप से लर्नर को सिखा सकता है, ताकि अंत में जो लर्नर जो सीखने वाला है उसके प्रति जो रिज़ल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा। तो चलिए हम अपने ऑप्शन में देखते हैं लर्नर का ऐसा कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक के रूप में लर्नर का फैमिली बैकग्राउंड, एज और हैबिटेशन को रखा गया है। फैमिली बैकग्राउंड का मतलब ये है कि लर्नर का जो फैमिली है वो शिक्षित है, अशिक्षित है, धनी परिवार है या फिर निर्धन परिवार है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सीखने के लिए हमारे परिवार का निर्धन, धनी, शिक्षित, अशिक्षित कोई भी मायने नहीं रखता है। एज सीखने की कोई भी आयु नहीं होती है। हैबिटेशन रहने का निवास,
रहने का, निवास का प्रभाव सीखने के ऊपर कभी नहीं पड़ता है। तो इस कारण से हम ऑप्शन ए के साथ नहीं चलेंगे। ऑप्शन बी में लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक के रूप में लर्नर का पेरेंट, एज, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड परफॉर्मेंस इन लर्निंग ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट को रखा गया है। यहाँ पर जो ये परफॉर्मेंस इन लर्निंग ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट जो है, मतलब कि जो सब्जेक्ट के बारे में लर्नर सीखना चाहता है उसके बारे में उसके पास कैसा नॉलेज है, तो ये तो मायने रखता है। लेकिन पेरेंट, एज, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। इस कारण से हम ऑप्शन बी के साथ भी नहीं चलेंगे। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सोशल बैकग्राउंड एंड पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ पर आप देख चुके हैं ये सब जो आ रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट, सोशल बैकग्राउंड, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये चलो कहीं हद तक ठीक लगता है। पर्सनल इंटरेस्ट भी आखिर आप वो सब्जेक्ट ले रहे हैं तो पर्सनल इंटरेस्ट होगा ही। और ये सोशल बैकग्राउंड है, ये कोई भी मायने नहीं रखता। इस कारण से हम ऑप्शन सी के साथ भी नहीं चलेंगे। ऑप्शन डी में लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक के रूप में रखा गया है लर्नर का मैच्योरिटी लेवल, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल एंड मोटिवेशनल डिस्पोजिशन। यहाँ पर लर्नर का मैच्योरिटी लेवल में लर्नर कितना मैच्योर है ये बोला गया है। तो चलिए मैच्योरिटी कुछ हद तक हम जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल, तो लर्नर का जो है अपने संस्थान में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी चलेगा। और तीसरा है मोटिवेशनल डिस्पोजिशन, मतलब कि लर्नर का स्वभाव कैसा है, प्रवृत्ति कैसा है। तो चलिए ये भी ठीक है, ये सारे चल रहे हैं। तो आई होप कि हम समझ ही गए हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है और हम इसी के साथ जाने वाले हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा। 11 नवंबर 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव, चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर। क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि आपके पास लर्नर के कुल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है और यहाँ पर 4 कोड है जिसमें 3-3 कैरेक्टरिस्टिक को रखा गया है। तो इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि वो 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन सा हो सकता है जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर और देखते हैं कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। पहला बोल रहा है ए में एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर, मतलब लर्नर का कौशल या फिर योग्यता बोल सकते हैं। बी में लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लर्नर का डेवलपमेंट का स्टेज क्या है। सी में लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, तो लर्नर का मतलब कि लर्नर कौन से रिलीजन से संबंध रखता है। डी में लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज़, मतलब लर्नर का जो है खाने का जो आदत है और जो हॉबीज़ हैं वो सारे क्या क्या हैं। ई में है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, लर्नर का पिछला अनुभव कैसा रहा है। और एफ में है लर्नर्स फैमिली लीनेज, मतलब लर्नर्स का पारिवारिक वंशावली क्या है। तो हम ऑप्शन से यह पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन एक लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो रिलीजियस एफिलिएशन है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फूड हैबिट्स और हॉबीज़ नहीं होना चाहिए, और लर्नर का फैमिली लीनेज पारिवारिक वंशावली की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में है कोड में वो सी डी एफ जो कि ना होना चाहिए, उनमें से कोई ना कोई हर एक कोड में है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर मैं कोड के रेफरेंस से नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, ये 3 हो सकता है। तो हम इन तीनों के साथ चलेंगे। तो जुलाई 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि यहाँ पे दिया गया है 4 कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से सबसे अधिक संबंधित रखता है। तो चलिए हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, मतलब लर्नर का, सीखने वाले का सीखने के क्रम में जो पिछला अनुभव रहा है वो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से यहाँ पर सबसे अधिक संबंधित रख रहा है। बी कह रहा है एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, लर्नर का जो परिवार है उनका एजुकेशनल स्टेटस। तो चलिए ऑप्शन बी ये बोल रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है पीर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, मतलब लर्नर के आसपास का जो ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप हो गया, समूह, जितना भी समूह है उन सभी के बारे में कह रहा है। क्या वो
इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से सबसे अधिक संबंधित रखता है। डी बोल रहा है फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स, मतलब लर्नर जहाँ से आया है उसका फैमिली का साइज कितना है। तो क्या ये इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से संबंधित रख सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं रखेगा। लर्नर के दोस्तों से भी कोई मतलब नहीं है, और एजुकेशनल स्टेटस ऑफ लर्नर का ज़रूरी है, ना कि उसके परिवार वालों का। तो बी भी नहीं होगा। हाँ, ये ए होगा, क्योंकि हमारा लर्नर का सीखने के क्रम में जो पिछला अनुभव है वो यहाँ पर भी काम आएगा। तो ये इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से सबसे अधिक संबंधित रख रहा है। इसके कारण से हम इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नंबर 2018 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि जो ब्लूम्स का ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी था उसमें लर्निंग के काफ़ी सारे लेवल थे। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो हाईएस्ट लेवल में था। हाईएस्ट लेवल मतलब कि सबसे अंत के लेवल में था, एंडिंग लेवल में था। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं चार्ट एक बार। तो ये रहा हमारे पास ब्लूम्स का ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी। यहाँ पर हम देख रहे हैं रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये हमारे 7 लेवल हैं इसके, और इन 7 लेवल में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा एवेल्युएशन जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो इस कारण से हम जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन ए के साथ एवेल्युएशन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जून 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये चारों ऑप्शंस लर्नर के 4 कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन चारों में से कौन वह एक कैरेक्टरिस्टिक होगा जो लर्नर का सोशल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन। अब इसका मतलब ये होता है कि लर्नर जब भी कुछ सीखता है तो सीख को ग्रहण करने की क्षमता, यहाँ पर लर्नर के सीख को ग्रहण करने की क्षमता की बात कही जा रही है, और लर्नर यह काम अपने मस्तिष्क, अपने माइंड से कर सकता है। तो यहाँ पर जो ये कैरेक्टरिस्टिक है वो लर्नर का अपना कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसे हम लर्नर का अपना कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, ना कि सोशल कैरेक्टरिस्टिक। सोशल कैरेक्टरिस्टिक एक आदमी को दूसरे से जोड़ता है, लेकिन यहाँ लर्नर का खुद का काम हो रहा है, खुद के माइंड पे असर पड़ रहा है, तो यह लर्नर का सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसके साथ हम नहीं चलेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है थिंकिंग एबिलिटी, या भी लर्नर खुद अपने मस्तिष्क से ही सोचेगा, अपने माइंड से ही सोचेगा, तो ये भी उसका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ना कि सोशल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके साथ हम नहीं चलेंगे। ऑप्शन सी पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, मतलब कि बनावटी कल्पना। अब बनावटी कल्पना लर्नर अपने माइंड से ही कर सकता है, दूसरे के माइंड से नहीं, तो ये भी लर्नर का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि सोशल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके साथ हम नहीं चलेंगे। ऑप्शन डी बोल रहा है एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विथ अदर, योग्यता अपने आप को किसी और से जोड़ने का। तो यहाँ पर हाँ, ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता रहा है, ये किसी और से जुड़ने के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक के कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस ऑप्शन के साथ हम इस क्वेश्चन के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जून 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है लर्नर का, जिनमें से 3 कैरेक्टरिस्टिक कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है और कोई एक नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है, और उसे ही हमें ढूंढना है। तो चलिए हम ढूंढते हैं हमारा कौन सा है जो नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब मान लीजिए कि आप लर्नर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और टीचर आपको सिखा रहे हैं कुछ, तो जब आप किसी टॉपिक के ऊपर टीचर से कुछ सीख रहे होंगे तो एज अ लर्नर आपके पास कौन कौन से 3 एक्टिविटी होगा जो आपके पास होनी चाहिए, और कौन सा एक एक्टिविटी जो आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है रिकॉलिंग। रिकॉलिंग मतलब याद करना। तो क्या ये एक्टिविटी होता है एक स्टूडेंट के पास? तो हाँ, होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हाँ, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर भी काम करते हैं, तो ये एक कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तीसरा है आइडेंटिफाइंग इम्पॉर्टेंट सेंसरी इनपुट, मतलब कि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ने के लिए हम पिछला कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद यहाँ पर एक नया आउटपुट निकाल सकते हैं। तो हम अपने प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट के टॉपिक में यूज़ करके एक नया लेवल पे हम लोग जाते हैं, तो यही काम यहाँ पर सी में कहा जा रहा है। तो हाँ, हम ये भी करते हैं।
अब डी में है बिलीविंग व्हाट इज़ ट्रू, मतलब यहाँ पर हमें ये ढूंढना होता है कि क्या ये सच है या फिर झूठ है, हमें विश्वास करना होता है। तो क्या ये हम करते हैं? तो हम ये बिल्कुल ना के बराबर करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब आप मिडिल स्कूल में होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन उस समय ये नहीं हम लोग जान पाते थे कि ये सच है या झूठ है या फिर कहाँ-कहाँ इसका यूज़ है। तो वो जनरली हमें सिलेबस के तौर पर कंप्लीट करना होता है, उसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं होती है। तो इसके साथ हम ये हमारा कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक का हिस्सा नहीं है, ये हमारा नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। और इसी के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 जून 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि जब हम कॉग्निटिव लर्निंग करते हैं तो कॉग्निटिव लर्निंग के बाद जो परिणाम आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, जो आउटकम निकलता है, वो आउटकम यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है। इन सभी आउटकम में से वह परिणाम कौन सा होगा जिसे हम हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग में रखेंगे, मतलब कि सबसे ऊपर रखेंगे। और इसी को हमें यहाँ पर चुनना है, तो चलिए हम इसे चुनते हैं। तो यहाँ पर कॉग्निटिव लर्निंग है, जो कि हिंदी में संज्ञानात्मक शिक्षा होता है। संज्ञानात्मक संज्ञान शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का अर्जन करना, जानकारी को इकट्ठा करना और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, गेन करना। अब कॉग्निटिव लर्निंग में यह माना जाता है कि आपका जो मस्तिष्क है वो एक खाली कमरा है और उसमें कुछ ऐसे तथ्यों को डाला जाता है जिससे आपका जीवन सरल हो जाए, जिससे आपके जो कार्य हैं वो सरल तरीके से हो जाएं। तो उन्हीं तथ्यों को यहाँ पर 4 ऑप्शंस के रूप में रखा गया है और आपको यहाँ पता करना है कि वह कौन सा तथ्य है, वह कौन सा शिक्षा है जिसको हम हाईएस्ट ऑर्डर में रख सकते हैं, सबसे ऊपर रख सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारा जो ऑप्शन होगा वो आंसर में वो कॉग्निटिव लर्निंग जो है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था और फिर उसमें कुछ और लोगों ने भी सहयोग किया था, जैसे कि ब्लूम, बर्नर इत्यादि। तो यहाँ पर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो फिगर है उसके माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के फिगर में जो सबसे लोएस्ट ऑर्डर में है रिमेंबरिंग, और यहाँ पर जो ऑप्शन ए कह रहा है कि लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंसेस, मतलब कि आप किसी सब्जेक्ट, किसी मैटर के फैक्ट और उसके सीक्वेंसेस के बारे में सीखते हैं तो आप उसका क्या करते हैं, आप उसका अगले कार्य के लिए यूज़ करते हैं। जो फैक्ट और सीक्वेंसेस आपने सीखा उसे उसे आप आधार के रूप में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो आगे काम आए आपके अगले कार्य करने में। तो आप उसे रिमेंबरिंग सेक्शन में रख सकते हैं। बी है लर्निंग रोल्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस, मतलब क्या क्या रोल रहा है, क्या क्या एक्शन लिया गया है किसी चीज़ पे काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ आप जब सीखते हैं तो उसे भी आप आधार के रूप में, बेस के रूप में रखते हैं ताकि वो आपके अगले कार्य में काम आए। तो उसे भी आप रिमेंबरिंग सेक्शन में रख सकते हैं। डी है लर्निंग ऑफ अवेयरनेस एंड वैल्यूइंग, मतलब कि जो हाल फिलहाल में जानकारियाँ चल रही है और उसका जो महत्व है, तो इन सभी का जो आप क्या करेंगे, इन सभी को भी आप रिमेंबरिंग सेक्शन में ही रखेंगे, क्योंकि ये सभी भी आपके अगले कार्य को करने में सहायक होंगे। सी जो है, जो कि हमारा आंसर है, तो वो कह रहा है लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पर सी कह रहा है कि हम जो कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्शन सीखेंगे उसका क्या करेंगे। तो सी जो है, अब सी जो है यही हमारा आंसर है और सी में कह रहा है लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्शंस को सीखते हैं तो आप एबल हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई, टू एनालाइज एंड टू एवेलुएट, मतलब कि चीज़ों को समझने में, चीज़ों को अप्लाई करने में, चीज़ों को विश्लेषण करने में और चीज़ों को मूल्यांकन करने के आप योग्य हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी में कि जो हमारा है अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग और इवैल्यूएशन, ये हाईएस्ट ऑर्डर का हमारा है और जो रिमेंबरिंग है वो लोएस्ट ऑर्डर में है। तो इसी कारण से हमारा सी जो है हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसी में हमारा अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइजेशन और इवैल्यूएशन आता है। क्वेश्चन नंबर 17 जून 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है बिलो आर लिस्टेड सम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाई दोज दैट हेल्प इन इफेक्टिव टीचिंग। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि यहाँ पर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जो कि लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। यहाँ पर आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक चुनना है जो कि लर्नर को इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प कर सके। चलिए हम अपने
कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है लर्नर्स रिस्पेक्ट फॉर टीचर। यहाँ पर बात रिस्पेक्ट की हो रही है और रिस्पेक्ट डिसिप्लिन के अंदर में आता है। अगर लर्नर के अंदर डिसिप्लिन होगा तो वो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करेगा ही। और जो डिसिप्लिन होता है वो मैनेजमेंट का, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कॉलेज स्कूल का जो होता है मैनेजमेंट का काम होता है कि एक स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन लाए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रिस्पेक्ट जो है वो लर्नर और टीचर के बीच में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इनडायरेक्टली कनेक्ट हो पा रहा है। डायरेक्टली इसलिए नहीं क्योंकि रिस्पेक्ट जो है वो डिसिप्लिन के अंदर में आता है और डिसिप्लिन मैनेजमेंट का काम है। तो ठीक है, ये लग तो रहा है लेकिन इसके साथ हम ना के बराबर ही चलेंगे। तो पहला ऑप्शन अभी नेगलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी। मतलब कि लर्नर को जो है वो मानसिक योग्यता किस स्तर पर है। अगर वो सोचने समझने में, तर्क वितर्क करने में अच्छा है तो वो जो इफ़ेक्टिव टीचिंग उसके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर मेंटल एबिलिटी कम है तो इफ़ेक्टिव टीचिंग ज़्यादा उस पे असर नहीं दे पाएगा। तो ये ज़रूरी है, अगर एक लर्नर का मेंटल एबिलिटी अच्छा है तो उसके लिए इफ़ेक्टिव टीचिंग भी अच्छा होगा। तो इसके साथ हम चलेंगे। 3 है लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। मतलब लर्नर का जो है वो पिछले जो भी कुछ लर्नर ने पढ़ा है वो उसका तीसरा है लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। मतलब कि लर्नर ने पिछला जो कुछ भी पढ़ा है उसका अनुभव उसमें कैसा रहा है। वो उसका जो हम कह सकते हैं कि वो ऑप्शन 3 है लर्नर्स प्रीवियस। नंबर 3 है लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। मतलब कि लर्नर ने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसमें उसका अनुभव कैसा रहा है। ये भी यहाँ पर मायने रखता है कि अगर अनुभव मतलब कि अच्छा अनुभव रहा होगा, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा तो उसके पास बेसिक जो होता है। नंबर थ्री लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर कह रहा है कि लर्नर का जो है वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कैसा रहा है। मतलब कि पिछला जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है उसमें लर्नर का अनुभव कैसा रहा है। अगर अच्छा अनुभव रहा है तो उसका बेसिक कंप्लीट होगा और उसके लिए इफ़ेक्टिव टीचिंग काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हाँ, ये होना चाहिए कि लर्नर का प्रीवियस एक्सपीरियंस भी मापा जाना चाहिए। तो ये भी ठीक है, इसके साथ भी हम चलेंगे। 4 में है लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी। अध्ययन करने के लिए लर्नर का जो इंटरेस्ट है उसका स्तर क्या है, वो पढ़ना चाहता है या फिर नहीं पढ़ना चाहता है, इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है। तो हाँ, ये भी होना चाहिए कि लेवल ऑफ इंटरेस्ट कैसा है लर्नर का स्टडी के लिए। तो 4 भी होगा, तो 2 3 4 हो जा रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 है और 5 में कह रहा है लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। यहाँ पर आ गया इंटरपर्सनल रिलेशन का। टीचिंग में आपसे संबंध इंटरपर्सनल रिलेशन का कोई मतलब नहीं होता है, तो इस कारण से हम ऑप्शन 5 के साथ नहीं चलेंगे। 6 है लर्नर्स व्यू अबाउट द सोसाइटी। लर्नर जो है वो सोसाइटी के प्रति क्या सोच रखता है। तो हाँ, अगर हम कुछ टीचिंग करते हैं तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर तो सोसाइटी पर पड़ता ही है, तो ये भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम ऑप्शन सी नंबर 6 के साथ भी चलेंगे। तो अब हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर है ए, बी, सी, डी और इनमें से चुनना है। तो हमने देखा कि अभी तक हमारे पास यहाँ पर 6 है और ए साइड में हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा है 2, 3, 4 भी है। तो 2, 3, 4 एंड 6 जहाँ होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये रहा हमारे ऑप्शन में 2, 3, 4 एंड 6 ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी के लिए हम तो इस क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। नंबर 18 जून 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। मल्टीपल इंटेलिजेंसी, अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ सोचता है, समझता है, करता है तो वहाँ पर उसके अपने अंदर की स्वयं की इंटेलिजेंसी काम करती है। अब जो एक व्यक्ति के पास इंटेलिजेंसी होते हैं उसमें से कुछ इंटेलिजेंसी
उसके जन्म से उसके माता-पिता के द्वारा मिल जाता है और कुछ इंटेलिजेंसी को उसे डेवलप करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8 इंटेलिजेंसी हैं और ये इंटेलिजेंसी जो है वो हार्वर्ड के एक प्रोफ़ेसर हार्वर्ड गार्डनर ने दिए थे, बताए थे। तो यहाँ पर जो है वो इन्हीं 8 इंटेलिजेंसी को मल्टीपल इंटेलिजेंसी कहा जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद एक और इंटेलिजेंसी बाद में ऐड हुआ है। तो हम चलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसी के लिए ऑप्शन डी के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 जून 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर्स। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। इन 6 ऑप्शंस में से आप उन 3 ऑप्शन को बताएं जो कि एक लर्नर के इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब कर सके, एक लर्नर के इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़िया तरीके से बता सके। अब जो लर्नर का इमोशनल इंटेलिजेंस है वो 3 की पॉइंट पर बेस्ड होता है। यहाँ पर पहला जो की पॉइंट है वो कह रहा है कि लर्नर्स अपना साथ में दूसरे के इमोशन को आइडेंटिफाई करे, पता करे। दूसरा की पॉइंट कह रहा है कि लर्नर उस इमोशन को अप्लाई करे जब उसका ज़रूरत पड़े, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने इमोशन को अप्लाई करे। तीसरा कह रहा है कि लर्नर इमोशन को मैनेज करे, कुछ इस तरीके से मैनेज करे ताकि वो इमोशन सबके हित में हो। चलिए हम इन 3 की पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को ढूंढते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल एंड योर ऑन। बोल रहा है कि लर्नर जो हैं वो अपना इमोशन को साथ में दूसरे पीपल के इमोशन को समझें। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा की पॉइंट पहला जो है उसके साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। उसके बाद दूसरा की पॉइंट कह रहा है कि जब ज़रूरत पड़े तो उस इमोशन को अप्लाई करें। अब देखें यहाँ पर डी क्या कह रहा है कि एडजस्टिंग ऑन्स इमोशन एज पर सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार इमोशन को एडजस्ट करना है, जैसा परिस्थिति हो वैसा इमोशन को अप्लाई करना है। तो ये जो है हमारा दूसरे की पॉइंट के साथ जा रहा है, तो हम डी के साथ भी चलेंगे। अब तीसरा की पॉइंट कह रहा है कि इमोशन को कुछ इस तरीके से मैनेज करे लर्नर कि वो सबके हित में हो। यहाँ पर एफ देख पा रहे हैं कि ये कह रहा है एक्सेप्टिंग अदर पीपल एज दे आर, सामने वाला पीपल जैसा भी हो लर्नर को उसे उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो अपने इमोशन को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि सामने वाला जैसा भी हो पीपल उसको उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो ए है, डी है और एफ है वो तीनों की पॉइंट के साथ बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। तो हम इन्हीं 3 ऑप्शन के साथ चलेंगे और इसे हम ढूंढेंगे कि हमें कौन से ऑप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो ए, डी और एफ को दे रहा है, तो हम इसी ऑप्शन के साथ चलेंगे और यही हमारा आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे की पॉइंट के साथ मैच नहीं करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ए, डी एंड एफ। क्वेश्चन नंबर 20 जून 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे एडोलेसेंट स्टूडेंट्स आर इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, संज्ञानात्मक विकास का जो थ्योरी दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग एडोलेसेंट स्टूडेंट्स, किशोर छात्र डेवलपमेंट के किस स्टेज में आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के किस स्टेज में आते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और सामने में चारों ऑप्शन का स्टेज एज लिखा हुआ है। ठीक है, चारों स्टेज का एज लिखा हुआ है। यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज में जो एज होता है एक शिशु का वो होता है बर्थ से लेकर 2 साल तक। वहीं पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो एज होता है वो होता है 2 से 7 साल तक। ऑपरेशनल स्टेज में जो एज होता है वो होता है 7 से 11 साल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो एज होता है वो होता है 11 से एडल्टहुड तक। जो हमारा एडोलेसेंट स्टूडेंट होते हैं वो उनका उम्र जो होता है वो 11 के बाद होता है।
किशोर बालक जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, वो 11 के बाद पाए जाते हैं। इनका उम्र 11 के बाद आता है। तो इनका जो डेवलपमेंट का स्टेज होगा, वो होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 जून 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज हर पर्सपेक्टिव इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि यहाँ पर आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। इन 6 ऑप्शंस में से आपको उन 3 ऑप्शंस को चुनना है जो कि लर्नर के उस कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा हो जो लर्नर के कोर्स ऑफ स्टडी को प्रभावित कर सके, लर्नर के अध्ययन को प्रभावित कर सके। तो चलिए हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि लर्नर का कमिटमेंट, मतलब कि लर्नर जो है अपने अध्ययन के प्रति कितना प्रतिबद्ध है, कितना उसका मन लगता है। तो हाँ, इस ऑप्शन के साथ हम चल सकते हैं। लर्नर का अगर मन लगता हो तो वो अध्ययन काफ़ी प्रभावित तरीके से कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है पेरेंट्स का इंटरेस्ट इन द लर्नर, लर्नर में पेरेंट का इंटरेस्ट, लर्नर क्या करना चाहता है वो लर्नर का खुद का जिम्मेदारी होता है, ना कि पेरेंट्स का। पेरेंट्स एक सपोर्टिव सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के साथ हम नहीं चलेंगे। उसके बाद 3 में कह रहा है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, मतलब लर्नर ने जो भी पिछले पढ़ा है, पीछे जो पढ़ा है, पिछला जो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर अध्ययन के दौरान लर्नर के अध्ययन को प्रभावित करेगा। तो हाँ, ये होगा। उसके बाद चौथा कह रहा है स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न्ड एरिया, मतलब लर्नर जो भी अध्ययन कर रहा है उसमें उसका स्किल क्या है। अगर स्किल्ड है तो वो स्किल लर्नर के अध्ययन को प्रभावित करेगा। तो हाँ, ये भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, बोल रहा है कि लर्नर का फैमिली साइज भी निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। तो नहीं, फैमिली साइज कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, लर्नर के अध्ययन को प्रभावित नहीं करेगा। ओके, चलिए अगला जो है 6 ओवर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर बिलोंग, लर्नर जो फैमिली बैकग्राउंड से आता है उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में कह रहा है। तो लर्नर जो कुछ भी अध्ययन करना चाहता है, अब लर्नर का अध्ययन का कोर्स ऑफ स्टडी को ये फैक्टर प्रभावित नहीं करेगा। उसका आर्थिक सामाजिक जो हमारा होता है बैकग्राउंड, वो इसके लर्नर को कोर्स ऑफ स्टडी को प्रभावित नहीं करेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है 1 और 3 और 4, ये तीनों ऑप्शन के साथ हम चलेंगे और ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 जून 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है इन अ क्लासरूम कंटेंट प्रोड्यूस्ड फॉर अ स्पेसिफिक यूजर विल लीड टू। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि एक क्लासरूम के अंदर में एक यूज़र है और उस यूज़र को कुछ कंटेंट प्रोड्यूस कराया गया है, मतलब कि कुछ सामग्री दिया गया है। तो जो यूज़र है उस सामग्री से या फिर उस सामग्री के सहारे क्या करेगा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वो अपने पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, अपने व्यक्तित्व को निखारेगा। तो मान लीजिए कि आपको एक पेन दिया गया है, तो क्या केवल पेन ही आपके पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। पेन एक छोटा सा रोल प्ले कर सकता है आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो हम इसके साथ नहीं चलेंगे। उसके बाद है कि यूज़र जो है वो कंटेंट को फ़िल्टर करेगा, दैट्स मीन्स उसमें जो अनऑथराइज्ड चीज़ें होंगी उसे वो फ़िल्टर करके वहाँ से निकालेगा। तो आपको जो कंटेंट दिया गया है वो कुछ सोच समझ कर दिया गया, तो वहाँ पर फ़िल्टरिंग करने का ज़रूरत आपको आई थिंक नहीं पड़ेगा। ओके, उसके बाद है तीसरा में पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन इसका मतलब ये होता है कि एक यूज़र है, जो भी कंटेंट दिया गया है वो स्पेसिफिकली उसी यूज़र के लिए दिया गया है। तो वहाँ पर जो भी चाहे वो कर सकता है, वो यूज़र उस कंटेंट के साथ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, उसमें जो भी काम होता है वो कर सकता है। ठीक है, तो इसके साथ हम चल सकते हैं क्योंकि वो एक यूज़र को कंटेंट दिया गया है और यहाँ पर उसी एक यूज़र के लिए ये ऑप्शन बोल रहा है। तो उसके बाद डी में है कि जनरल एकेडमिक इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक एकेडमी है, वहाँ पर
इंटीग्रेशन मतलब कुछ एकत्रित करना है, एक साथ रखना है। तो एक यूज़र का काम नहीं होता एकेडमी में कि वो सारा कुछ इंटीग्रेट कर सकता है ना? एक व्यक्ति सारा कुछ इंटीग्रेट नहीं कर सकता, उसमें काफ़ी सारे व्यक्ति, काफ़ी सारे छात्र लगते हैं। तो ये भी हम नहीं लेकर चलेंगे। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा अब, वो हो जाएगा सी, पर्सनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटेड बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर सेड टू बी हाई लेवल आउटकम्स। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछना चाह रहा है कि बतौर स्टूडेंट जब आप कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, तो आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ आ जाती हैं। उन एबिलिटीज़ को यहाँ पर आउटकम्स बोला जा रहा है। तो जब आप कुछ लर्न करते हैं तो आपके पास बहुत सारे एबिलिटीज़ आते हैं और वो सारे एबिलिटीज़, वो सारे आउटकम्स नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर बेसिक लेवल आउटकम्स भी हैं, मॉडरेट लेवल आउटकम्स भी हैं और हाई लेवल आउटकम्स भी हैं। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन आउटकम्स को चुनना है जो कि हाई लेवल आउटकम्स होने चाहिए। तो चलिए हम हाई लेवल आउटकम्स को चुनते हैं और इसके लिए सहायता लेते हैं 3 लेवल ऑफ लर्निंग का। 3 लेवल लर्निंग में 3 टाइप का लर्निंग होता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में आपको बेसिक लेवल का आउटकम्स मिलता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको मॉडरेट लेवल का आउटकम्स मिलता है और रिफ्लेक्टिव लेवल में आपको हाई लेवल का आउटकम्स मिलता है। मेमोरी लेवल में लर्न करना होता है बिना कुछ सोचे समझे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में लर्न करना होता है और साथ में थोड़ा बहुत सोचना भी होता है। वहीं पर रिफ्लेक्टिव लेवल में लर्न करना होता है विथ हाई थिंकिंग, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना होता है और जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपके पास जो एबिलिटीज़ आते हैं वो एबिलिटीज़ हैं कि आप एनालाइज कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं, नेचुरलाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज और कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एनालाइज है इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर देख सकते हैं, आप छानबीन कर सकते हैं। वहीं पर सिंथेसाइज करने का मतलब है कि आपके पास किसी विषय के विभिन्न विभिन्न कड़ियों को, विभिन्न पहलुओं को जोड़कर एक साथ देख सकते हैं। आर्टिकुलेट करने का मतलब ये है कि कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ को क्लियरली आप बता सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। नेचुरलाइज करने का मतलब है कि आपके पास विषय के बहुत सारे पहलुओं हैं तो उसे आप एक समीकरण में बांध कर रख सकते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है संगठित करना और कैरेक्टराइज करने का मतलब किसी भी विषय को बढ़िया तरीके से बताना, उसे वर्णन करना, उसके लक्षण को बताना। तो ये हमारा हो जाता है हाई लेवल आउटकम्स रिफ्लेक्टिव लेवल में। हम इन्हीं एबिलिटीज़ को ढूंढेंगे अपने ऑप्शंस में। तो चलिए हम ढूंढते हैं। तो पहला है हमारा एनालाइज और सिंथेसाइज करना। तो एनालाइज और सिंथेसाइज हमें मिल रहा है यहाँ पर 1 मिनट, बी में एनालाइज और सिंथेसाइज करना। उसके बाद है आर्टिकुलेट और नेचुरलाइज करना, ये हमें ई में मिल रहा है। और लास्ट में है ऑर्गेनाइज और कैरेक्टराइज करना, ये हमें एफ में मिल रहा है। तो बी, ई और एफ जो हमारा जहाँ पे होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो बी, ई, एफ हमारा ए में मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई दोज फीचर्स ऑफ लर्नर बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विथ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। क्वेश्चन बेसिकली यह कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में लर्नर का कौन कौन सा बिहेवियर होता है। यहाँ पर 5 पॉइंट दिया गया है। इन 5 पॉइंट में से आपको कोई 3 पॉइंट को चुनना है जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में आता हो और वो लर्नर का बिहेवियर हो, और उसके अकॉर्डिंग हमें इसके नीचे कोई एक ऑप्शन को चुनना है। तो चलिए हम चुनते हैं अपने पॉइंट को और फिर ऑप्शन को। तो ऑप्शन चुनने से पहले हमें ये जानना होगा कि लेवल ऑफ लर्निंग कितने टाइप के होते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है और इसके अंदर में क्या क्या होता है। हमने लेवल ऑफ लर्निंग को पिछले ही क्वेश्चन में किया हुआ है, तो हम इसे शॉर्टली देखेंगे। तो यहाँ पर लेवल ऑफ लर्निंग 3 टाइप के दिए हुए हैं और इन 3 टाइप के लेवल ऑफ लर्निंग में मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है। मेमोरी लेवल में जो होता है वो लर्न करना होता है विदाउट थिंकिंग, मतलब कि सिर्फ इसे
पढ़ते रहना होता है, लर्न करते रहना होता है, रिकॉल याद करते रहना होता है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं होता है। वहीं पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो होता है वो लर्न तो करना होता है, साथ में कुछ थिंकिंग भी करना होता है, कुछ सोचना भी पड़ता है। वहीं पर रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग में क्या होता है कि लर्न करना होता है और सोचना भी होता है, लेकिन यहाँ पर थिंकिंग को हाई रखा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में पता है कि यहाँ पर लर्न किया जाता है और सम थिंकिंग किया जाता है, थोड़ा बहुत सोचा भी जाता है। चलिए हम देखते हैं कि ये कौन से पॉइंट के साथ फिट बैठता है और उसके अकॉर्डिंग हम उनमें से कोई 3 पॉइंट को लेकर अपने ऑप्शन को चुनेंगे। तो ए में कह रहा है स्टूडेंट्स रिफर फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन इन हिज ऑन वर्ड्स, मतलब कि स्टूडेंट जो है किसी फैक्ट को, किसी इंफॉर्मेशन को अपने शब्दों में बताए। तो आप जब कुछ लर्न करेंगे और उसके ऊपर कुछ थिंक करेंगे, कुछ सोचेंगे, तभी जाके उस किसी फैक्ट को भी अपने शब्दों में बता सकते हैं। तो इस ऑप्शन के साथ हम चल सकते हैं। बी में कह रहा है कि स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल्स द फैक्ट टॉट, मतलब कि स्टूडेंट जो है वो इमीडिएटली रिकॉल करे, याद करे, दोहराए किसी भी फैक्ट को। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मेमोरी लेवल में आता है। यहाँ पर लर्न करना होता है विदाउट थिंकिंग का, और ये काम बी ऑप्शन भी कह रहा है कि स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल करे फैक्ट को, उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचे ना। तो इसके साथ हम नहीं चलेंगे। सी में कह रहा है स्टूडेंट्स गिव्स हिज हर ऑन एग्जांपल्स इन ऑर्डर एक्सप्लेन आ पॉइंट, मतलब कि स्टूडेंट जो है वो किसी भी पॉइंट को समझाने के लिए अपना वो खुद से एग्जाम्पल सेटअप करे। तो आप लर्न करेंगे और उसके बारे में कुछ थिंकिंग रखेंगे, तो ही जाकर आप कुछ एग्जाम्पल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी फैक्ट के ऊपर में। और यही ऑप्शन सी कह रहा है, तो हम ऑप्शन सी को लेकर चलेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गए हैं, ए और सी। उसके बाद है ऑप्शन डी कह रहा है स्टूडेंट इंटरप्रेट्स द मीनिंग इन वेरियस वेज, मतलब कि स्टूडेंट जो है वो किसी भी मीनिंग को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सके, अलग अलग तरीके से उसे बता सके। ठीक है, तो ये भी हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है, लर्न विथ सम थिंकिंग में आ जाता है। तो हम डी के साथ भी चलेंगे। और लास्ट में कह रहा है ई में स्टूडेंट करेक्टली रिप्रोड्यूस सीक्वेंस डाउट। अब ये जो है बोल रहा है कि स्टूडेंट जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानता है, तो वहाँ पर जो है कोई सीक्वेंस टाइप का मिलेगा उसे अरेंज करने के लिए, तो वो करेक्टली रिप्रोड्यूस कर सके। तो ये जो काम है वो हाई थिंकिंग के बाद होता है, इसीलिए हम इसे रिफ्लेक्टिव लेवल में रखेंगे, ना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी और डी, और ए सी डी हमें मिल रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द लर्निंग आउटकम्स आर इंटेंडेड इन टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्वेश्चन बेसिकली जो पूछ रहा है उसके लिए हमें जानने का आवश्यकता पड़ेगा 3 लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब इस 3 लेवल ऑफ टीचिंग में है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल से दिया गया है, और ये पूछा गया है कि मान लीजिए कि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक टीचिंग ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, और आपको वहाँ पर कुछ लर्न करना है, तो आप क्या सीखेंगे? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आप क्या सीखेंगे? आपका जो लर्निंग आउटकम्स होगा वो क्या होगा? ओके, तो चलिए हम यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को चुनना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेवल ऑफ टीचिंग को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें क्या कहता है? लर्न विदाउट थिंकिंग, मतलब कि सोचना नहीं है, सिर्फ लर्न करना है। इसे आसान भाषा में कहें तो रटना है, कुछ भी सोचना नहीं है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें लर्न भी करना है और कुछ थिंक भी करना है। हम ऐसा कह सकते हैं कि याद भी करना है और कुछ सोचना भी है। रिफ्लेक्टिव लेवल में है लर्न विथ हाई थिंकिंग, मतलब सीखना है, याद रखना है और बहुत ज़्यादा चिंतन करना है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर में। ये हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल कहता है। तो हमारा जो क्वेश्चन बेसिकली है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल से है, जहाँ पर हम थोड़ा सा रटना है और थोड़ा सा सोचना है, इससे हम लेकर चलेंगे। थोड़ा याद करना है, थोड़ा सोचना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में देख लेते हैं, जो ऑप्शन सटीक बैठेगा हम उसके साथ चलेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है लॉन्गर रिकॉल एंड रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि फैक्ट्स, जानकारी को लंबे समय तक याद रखना, उसे स्मृति में रखना, ये कह रहा है। तो लंबे समय तक याद करना हमारा मेमोरी लेवल को इंडिकेट करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमॉन्ग्स फैक्ट्स, मतलब कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, उसके
काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, तो उसके बीच में कुछ रिलेशनशिप, कुछ पैटर्न बन रहा है, वो हमें देखते रहना है, ठीक है। उसके बारे में हमें इसके ऊपर काम करना है। तो हाँ, इसके साथ हम चल सकते हैं। ये ऑप्शन हमें कुछ मिल रहा है कि लर्न भी करना है और थोड़ा बहुत सोचना भी है। तीसरा कह रहा है कि क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज़, मतलब कि हमारा जो है वो यहाँ पर क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन करना है। क्रिएटिव मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें सोच विचार करना पड़ेगा, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन करना है और इसे विवेचना, व्याख्या भी करना है, ठीक है। कोई आइडियाज़ है उसके ऊपर क्रिएटिव काम भी करना है और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन मतलब कि बहुत व्याख्या भी करना है, ओके। तो ये हमारा जो है रिफ्लेक्टिव लेवल को दर्शाता है, तो हम इसके साथ नहीं चलेंगे। मास्टरी ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, मास्टरी ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, अब इसका मतलब क्या है, आप जो है आपके पास फैक्ट और इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आप मास्टर हैं फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन का। तो ये कब होगा, जब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन और फैक्ट को रटेंगे, अपने पास रखेंगे, उस पर सोचना नहीं है। तो ये जो हमारा डी है ना और ए है, ये जो दोनों हैं वो है हमारा मेमोरी लेवल का, डी और ए है मेमोरी लेवल का, वहीं पर सी जो है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल का। तो हमारा बच गया बी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है मैच करेक्टली द एटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ द एटम्स ऑफ कॉलम 2। यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। अब इन दो कॉलम में, पहला कॉलम में हमारा कुछ डिसऑर्डर है, कुछ विकार है, और दूसरे कॉलम में उस विकार, उस डिसऑर्डर के रिगार्डिंग में लक्षण है। तो हमें करना क्या है कि कौन सा लक्षण किस डिसऑर्डर के लिए सूटेड है उसे हमें पता करना है और ऑप्शन में मैच कराना है, देखना है और उसके रिगार्डिंग उसके आंसर को चुनना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी डिसऑर्डर्स हैं उस डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग में कुछ जो है लक्षण यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे और मैच कराएंगे अपने ऑप्शंस को। तो सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, अब इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू रीड, पढ़ने में दिक्कत आती है। तो डिसलेक्सिया जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। तो ए का 2 हम देख लेते हैं। तो ए का 2 जो है वो सिर्फ इसी के पास है, तो बाकी सब हमें देखने का ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर मिल चुका है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा है डिसग्राफिया। अब इसमें क्या होता है, लिखने में दिक्कत आती है, तो डिसग्राफिया जो है बी हमारा जाएगा 3 के साथ। चलिए ठीक है, यहाँ मैच कर रहा है। उसके बाद है सी में डिसकैलकुलिया। अब इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, तो ये जो है सी वो जाएगा 1 के साथ। तो चलिए सी हमारा 1 के साथ जा रहा है। उसके बाद है ADHD। अब ये क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट करना जो होता है वो मुश्किल होता है, तो इसके लिए टी जो जाएगा वो चौथा के साथ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो पी है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है मैच द एटम्स गिवन अंडर कॉलम 2 प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन विद द एटम्स अंडर कॉलम 1 इंडिकेटिंग द बेसिस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 जो है वो कुछ बेसिस को इंडिकेट कर रहा है और वहीं पर कॉलम 2 जो है इन बेसिस से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कि कॉलम 2 में जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉलम 1 के बेसिस के साथ रिलेट होंगे और जाएंगे। हमें ये पता करना है कि कौन से बेसिस के साथ कौन सा डिस्क्रिप्शन सूटेबल होगा। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन को हम मिलाएंगे हमारा बेसिस और डिस्क्रिप्शन से और कोई एक आंसर हमारा होगा। तो चलिए हम देखते हैं बेसिस और डिस्क्रिप्शन को पहले। तो बेसिस क्या कह रहा है, पहला बेसिस है कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव जो होता है वो ज्ञान संबंधी होता है। दूसरा है इमोशनल, तो इमोशनल क्या होगा, भाव संबंधी, भावनात्मक संबंधी। तीसरा है सोशल, मतलब कि समाज से संबंधित, सामाजिक संबंधित हो जाएगा। और चौथा है वर्बल, वर्बल यानी कि मौखिक रूप से बोलने के संबंध में हो जाएगा। तो अभी हमने देखा है बेसिस, अब इसके हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं कि कौन सा डिस्क्रिप्शन क्या कर रहा है, उसके बाद हम रिलेट करेंगे। पहला डिस्क्रिप्शन कह रहा है एबिलिटी टू रिलेट टू अदर, मतलब दूसरे से संबंध स्थापित करने की क्षमता, मतलब कि दूसरों से हम लोग संबंध कैसे बना सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ से, दो चीज़ों के बीच में संबंध हम लोग पता कर सकते हैं। दूसरा है एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडिया। अब ये क्या होता है कि हमारे पास कुछ आइडिया है उसको बतलाना है ना, तो इसके लिए हम बोलोगे विचार व्यक्त करने की क्षमता।
और तीसरा है एबिलिटी टू रीड अदर फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब कि दूसरे को चेहरे को पढ़ना, चेहरे के अन्य भाव को पढ़ने की क्षमता। चौथा है एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, मतलब कि अमूर्त समस्या को हल करने की क्षमता। अमूर्त समस्या मीन्स हम लोग जानते हैं कि मूर्त और अमूर्त दो अलग चीज़ होता है। तो मूर्त जो होता है वो जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अमूर्त जो होता है उसे हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, ये टच नहीं किया जा सकता। तो ऐसा होता है। तो अब हम देखते हैं हमारे लिए कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा जो है कॉग्निटिव ज्ञान संबंधी, ठीक है। तो ज्ञान संबंधी में जो है हमारा हो जाएगा वो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है हम एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें कॉग्निटिव यानी कि ज्ञान से रिलेटेड होना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा इसे। तो हमारा पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉग्निटिव के लिए 4। इमोशनल भावनात्मक संबंधी, ठीक है, भावनात्मक। तो यहाँ पर जो है फेशियल एक्सप्रेशन को हम लोग भावनात्मकता से जोड़ सकते हैं, फेस को पढ़ देख सकते हैं तो उसको भावनाओं को समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा का बी का तीसरा। सोशल सामाजिक संबंधित, तो सामाजिक संबंधित में हम आई थिंक कि ए के साथ चलेंगे। सोशल जो है हम एक दूसरे को रिलेट करके चलते हैं सोशल सामाजिक में। वर्बल मौखिक रूप से, मतलब कि बोलना, उसे बतलाना, ठीक है। तो आर्टिकुलेट द आइडिया, मतलब विचार व्यक्त करना, मतलब विचारों को बतलाना। तो ये हमारा वर्बल हो जाएगा 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव के लिए 4 देखेंगे तो कॉग्निटिव के लिए ए के लिए 4 मिल गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। उसके बाद इमोशनल के लिए हम चलेंगे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ 3 के साथ। तो बी का 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और फिर सी है सोशल में हमारा हो जाएगा पहला नंबर एबिलिटी टू रिलेट अदर। तो सी में हमारा पहला नंबर ये रहा, तो मतलब कि अब जो हमारा ऑप्शन है वो यही मैच कर रहा है। तो इसी के साथ हम चलेंगे। वर्बल के लिए हो जाएगा आर्टिकुलेट आइडिया यानी कि दूसरा। तो ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है Which among the following is the least important for the academic success of a student? स्टूडेंट का एकेडमिक सक्सेस इन 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से वो कौन सी योग्यता है, वो कौन सी कॉम्पिटेंस है जो कि सबसे कम महत्व रखता है स्टूडेंट के एकेडमिक सक्सेस के लिए। चलिए हम देखते हैं। अब ये हमारा ऑप्शन जो है ए, वो कह रहा है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, मतलब कि आप ज्ञान में योग्य हैं, आपके पास ज्ञान की योग्यता है, हम इसे इस रूप में लेकर चल सकते हैं। दूसरा है इमोशनल कॉम्पिटेंस, मतलब आप जो है भावनात्मक रूप से भी योग्य हैं, आपके पास भावनाओं को समझने की भी योग्यता है। तीसरा है लीगल कॉम्पिटेंस, मतलब कि वैधता की योग्यता। और चौथा है सोशल कॉम्पिटेंस, मतलब कि सामाजिकता की योग्यता आपके पास है। अब ये लीगल कॉम्पिटेंस जो है वैधता, तो इसमें स्टूडेंट के रूप में ही हम लेंगे, इसे कोई बड़े पैमाने पर हम नहीं देखेंगे, क्राइम के तौर पर नहीं देखेंगे। लीगल कॉम्पिटेंस, एक स्टूडेंट जो है लीगल और इलीगल क्या कर सकता है, स्टूडेंट नॉट अ पर्सन। तो स्टूडेंट इलीगल तरीके से पढ़ सकता है, यही कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे कम महत्व कौन रख सकता है, जो है हमारा सबसे अधिक योग्यता जो होना चाहिए वो शिक्षक ही होना चाहिए, मतलब कि ज्ञान लेने में ज्ञान जो है वो सबसे अधिक है स्टूडेंट के पास, ये अच्छी बात है। एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई करता है तो उसके बाद वो किसी पोस्ट पर जाएगा और कोई भी डिसीजन वगैरह लेगा, तो उसके लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए, योग्यता तो पढ़ने की, ज्ञान की तो योग्यता होनी चाहिए, दूसरा इमोशनल भी होना चाहिए, और तीसरा सोशल भी होना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट के रूप में थोड़ा सा लीगल कॉम्पिटेंस कम है तो चलेगा, लेकिन कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल ये होना चाहिए लीगल कॉम्पिटेंस से ज़्यादा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो है वो लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे कम महत्व रखता है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एडोलेसेंट लर्नर विच डिटरमाइंस हिज हर सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट इज द। क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से वह कौन सा ऑप्शन होगा जो यह तय करेगा
कि एक एडोलेसेंट लर्नर यानी कि किशोर बालक या बालिका शिक्षार्थी किशोर स्टूडेंट का सोशल, सामाजिक और मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इनमें से कौन सा वह ऑप्शन है जो सबसे बढ़िया तरीके से, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबसे बढ़िया तरीके से तय करेगा, बताएगा। तो चलिए हम एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। पहला है टेंडेंसी टू बी अवे फ्रॉम द पेरेंट। शिक्षार्थी का परिवार से दूर रहने का प्रवृत्ति जो है उसका सोशल और मोरल डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। तो हाँ, अगर एक शिक्षार्थी अपने परिवार से दूर रहेगा तो अपनी जिम्मेदारियों पर सारा कुछ सीखेगा, तो हाँ थोड़ा बहुत होता है। दूसरा है कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग फॉर एमुलेटिंग वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स। मतलब कि आजकल तो जनरल हम लोग देख ही रहे हैं, या फिर ये होता ही है कि कोई एक किशोर बालक या बालिका हो तो वो अपना एक रोल मॉडल चुन लेता है, अपना एक आइडियल पर्सन चुन लेता है, और वो जो भी करता है वो रोल मॉडल का पूजा करता है, रोल मॉडल जो भी करता है उसको ही फॉलो करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि अपने रोल मॉडल, अपने हीरो को वर्शिपिंग करना, उसको पूजना, और एमुलेटिंग वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड, मतलब कि उसका जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है उस हीरो का, उसको नकल करना, अपने जीवन में उतारना। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक किशोर बालक या बालिका शिक्षार्थी अपने रोल मॉडल को ही फॉलो करता है। तो कैसा रोल मॉडल चुनता है उस पर तय होता है कि उसका सोशल और मोरल डेवलपमेंट कैसा होगा। तो ये बहुत हद तक जा रहा है। उसके बाद है तीसरा में मिक्सिंग अप विथ पीयर्स एंड इन द नेबरहुड। अब इसका मतलब ये है कि अपने आस पड़ोस में अपने समकक्ष, मतलब कि अपने हम उम्र के साथ मिलजुल के रहना। तो हाँ, ये भी होता है, इससे भी सोशल और मोरल डेवलपमेंट होता है। और चौथा है आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब कि अपना पहचान के बारे में, यहाँ पर क्राइसिस के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना, वो सबसे ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है एक किशोर शिक्षार्थी के जीवन में। तो इसके लिए हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे और यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ क्रूशियल सिग्निफिकेंस इन एडोलेसेंट लर्निंग। तो जो किशोर अवस्था में बालक बालिका शिक्षार्थी होते हैं, वो जो लर्न करते हैं, तो उस समय इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक के रेफरेंस में इन चारों में से कौन सा है जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो बेसिकली है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो आंसर भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है फीलिंग ऑफ ग्रुप बिलोंगनेस, मतलब कि जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, जो ग्रुप आपका बना हुआ है, उसके प्रति भावनाओं के बारे में बात कर रहा है। दूसरा है हीरो वर्शिपिंग एंड सेंटिमेंट। एक किशोर अवस्था में शिक्षार्थी जो होते हैं, बालक बालिका जो होते हैं, वो कोई रोल मॉडल चुन लेते हैं, कोई हीरो चुन लेते हैं और उसी को पूजा करते हैं, उसी के सारे आचरण को अनुसरण करते हैं, अपनाते हैं। तीसरा है एक्सपेंडिंग इमोशनल टाइज विथ दोज इन द नेबरहुड। अपने आस पड़ोस में जो रहते हैं उनके साथ मिलजुल कर रहने का बात यहाँ पर किया जा रहा है। डी में है डिपेंडिंग प्रोसेस एंड मेकिंग फ्रेंड, मतलब यहाँ पर आत्मनिर्भरता के बारे में बात किया जा रहा है और अपने जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोगों ने पिछला में देखा तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन आया था वो था हीरो वर्शिपिंग एंड सेंटिमेंट, उसके अकॉर्डिंग यही होगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक किशोर अवस्था में जो बालक बालिका होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है कि वो कैसा आदमी को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उसके सारी चीज़ों को अनुसरण, उसका पूजा करते हैं, उसका सारे नियमों को पालन करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रखता है, तो इसी कारण से हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो दिसंबर 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बेसिकली दो लिस्ट दिया गया है। एक लिस्ट में पियाजे के द्वारा दिए गए 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कि है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेकेंड लिस्ट में इसी के रिगार्डिंग अप्रॉक्सीमेट एज दिया गया है और पूछा गया है कि किस एज में कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो इसे हमें चुनना है। बगल में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पियाजे का 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया हुआ है और उसी का अप्रॉक्सीमेट एज दिया हुआ है, तो इसे मैच कराएंगे और अपना आंसर
चुनेंगे। तो पहला सेंसरी मोटर के लिए 0 से 2 ईयर्स लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ए के लिए जाएगा, ए के लिए 3 जाएगा। तो ए का 3 यहाँ पर दिख रहा है, बाकी और कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमें बाकी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इसके साथ आंसर लेकर चलेंगे, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ओके, बाकी हम यहाँ पर और भी चीज़ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो नवंबर 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, अंडर द रूब्रिक ओरिएंटेड लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया द रोल ऑफ लर्नर वाज कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली मोर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इंडिया में रूब्रिक ओरिएंटेड लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें जो रोल ऑफ लर्नर है, लर्नर का जो रोल है वो कैसे कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये हमारा जो है रोल ऑफ लर्नर है, ठीक है। तो इन चारों में से बोला जा रहा है कि रूब्रिक ओरिएंटेड लर्निंग प्रोग्राम्स में जो रोल होता है लर्नर का, वो सबसे अधिक किसे कंसीडर किया जाता है, एक्टिव, न्यूट्रल, पैसिव या फिर साइलेंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ओरिएंटेड लर्निंग प्रोग्राम्स इंडिया में है वो क्या होता है। तो ओरिएंटेड लर्निंग प्रोग्राम्स जो होता है वो बेसिकली 2 भाषाओं के लिए जाना जाता है। एक को कहा जाता है प्राकृत भाषा और दूसरे को संस्कृत भाषा। अब ये प्राकृत भाषा जो होता है वो रीजनल लैंग्वेजेस को कहते हैं, जैसे कि साउथ साइड में हमारा तमिल, तेलुगु, मलयालम etc है, और नॉर्थ में चलेंगे तो हमारा राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी ये सारे कुछ मिल जाएंगे। तो हमारा जो प्राकृत भाषा है वो रीजनल लैंग्वेज है, और संस्कृत भाषा जो है हम ये जानते ही हैं कि क्या है। तो इन दोनों में बच्चा जो है फॉर्मल या फिर लर्नर जो है फॉर्मल वे से सीखता है या फिर इनफॉर्मल वे से सीखता है। अब फॉर्मल वे मतलब स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये फॉर्मल वे में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मल वे का हो गया। और इनफॉर्मल वे में बच्चा जो है घरों में सीखता है, मंदिरों में सीखता है, किस्से कहानियों से सीखता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल वे प्राकृत और संस्कृत भाषा के लिए। तो बच्चा को, लर्नर को बोला जा रहा है यहाँ पर कि जब लर्नर इन दोनों भाषाओं में सीखता है, इन दोनों वे में सीखता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में, तो वहाँ पर लर्नर को कैसा कंसीडर किया जाना चाहिए, लर्नर के रोल को, एक्टिव, न्यूट्रल, पैसिव, साइलेंट, ये सारा कुछ है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो आपको एक्टिव रहना पड़ता होगा सीखने के लिए, ठीक है, लर्न करने के लिए। वहीं पर जब आप घरों में आपको कुछ सिखाया जाता है, या फिर आप जब बच्चे थे तो आपको किस्से कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो वहाँ पर भी आप बहुत एक्टिव होकर सुनते थे। आजकल आपको घरों में कुछ कहा जाता है तो आप एक्टिव होकर सुनते हैं, सोचते हैं। तो एक्टिवनेस जो है वो दोनों जगह है, फॉर्मल वे में भी और इनफॉर्मल वे में भी, प्राकृत भाषा में भी और संस्कृत भाषा में भी, ठीक है। तो हमारा इस कारण से हम इस क्वेश्चन के लिए चलेंगे ऑप्शन ए के साथ कि हमें दोनों भाषाओं में एक्टिव रहना पड़ता है, हम दोनों भाषाओं में सबसे अधिक एक्टिव रहते हैं।